देखिए, आज शुरू करेंगे हम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का अध्याय 3। अध्याय 3 में थोड़ा सा देख लिया था धारा 12, लेकिन इसको दोबारा से देखेंगे। अध्याय 3 जो है आयोग के कृत्य और शक्तियों से संबंधित है। धारा जो 12 है वो आयोग के कृत्यों को बताती है कि आयोग क्या क्या काम करेगा। कृत्य मतलब क्या क्या करेगा। तो पहला जो इसका धारा 12 में लिखा है कि आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन कृत्यों का पालन करेगा। इसमें पहला ए कहता है कि आयोग स्वप्रेरणा से, ये याद रखना है आपको, स्वप्रेरणा से भी कर सकता है या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसको प्रस्तुत की गई अर्जी या आवेदन पर, है ना, या फिर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर। नीचे लिखा है कि कुछ कार्य जो नीचे बताए गए हैं वो उनमें से कोई कार्य कर सकता है। पहला कार्य लिखा है उसका ए में ही पहला है, मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण या दुष्प्रेरण किए जाने की, मतलब क्या करेगा, जांच करेगा। मानव अधिकारों के अतिक्रमण या दुष्प्रेरण की जांच करेगा, इतना याद रखिए बस। मानव अधिकारों के अधिकारों के अतिक्रमण और दुष्प्रेरण की जांच। अतिक्रमण हो सकता है या उसका दुष्प्रेरण किया हो किसी ने। कौन करेगा? लोक सेवक के बारे में कह रहा है पहला क्लॉज कि अगर किसी लोक सेवक द्वारा यहाँ लिखते हैं लोक सेवक द्वारा, किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का अतिक्रमण किया जाता है या उसका दुष्प्रेरण किया जाता है तो उसकी जांच किसके द्वारा की जाएगी? आयोग के द्वारा की जाएगी। अगर मानव अधिकारों का अतिक्रमण करता है कोई लोक सेवक या उसका दुष्प्रेरण करता है तो उसकी जांच किसके द्वारा की जाएगी? आयोग के द्वारा की जाएगी। दूसरा कहता है ऐसे अतिक्रमण के निवारण में किसी लोक सेवक द्वारा उपेक्षा की जाती है। दूसरा कह रहा है कि इसका निवारण करने में किसका? अतिक्रमण, मानव अधिकारों का जो अतिक्रमण हुआ है उसके निवारण करने में, अतिक्रमण के निवारण में, अतिक्रमण के निवारण में, निवारण मतलब उसको रोकने की कोशिश नहीं की गई है किसी लोक सेवक द्वारा। निवारण में लोक सेवक द्वारा उपेक्षा की गई, इतना ही लिखेंगे अपन, उपेक्षा की गई है। किसने की उपेक्षा? लोक सेवक ने की है ना। तो उसी के दो चीजों की जांच करेगा पहले क्लॉज में कि अगर कोई लोक सेवक है जो मानव अधिकारों की क्या करता है? अतिक्रमण करता है या उसका दुष्प्रेरण करता है तो उसकी जांच भी ये जो है आयोग के द्वारा की जाएगी। दूसरा, अगर कोई लोक सेवक है उसने मानव अधिकारों का जो अतिक्रमण हो रहा है उसको रोकने में या उसका निवारण करने में क्या की है? उपेक्षा की है, तो उसकी भी जांच कौन करेगा? उसकी भी जांच आयोग के द्वारा की जाएगी। इसके बाद दूसरा क्लॉज है बी, ए में दो थे अब बी है, किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्रवाई में जिसमें मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कोई अभिकथन अंतर्बलित है उस न्यायालय के अनुमोदन से मध्यक्षेप करना। मध्यक्षेप मतलब हस्तक्षेप करना। कौन सा? कोई न्यायालय के समक्ष लंबित कार्रवाई में, न्यायालय के समक्ष, ये याद रखना है, न्यायालय के समक्ष लंबित कार्रवाई। कौन सी कार्रवाई? जो न्यायालय के समक्ष चल रही है, ऐसी कोई कार्रवाई जो न्यायालय के समक्ष चल रही है ऐसी कार्रवाई में अगर मानव अधिकार का प्रश्न अंतर्बलित है यानी शामिल है, मानव अधिकार का प्रश्न लिख लीजिए, प्रश्न शामिल है, ऐसे मामलों की भी जांच कर सकता है। किसकी अनुमति से कर सकता है? न्यायालय के अनुमोदन से। न्यायालय के अनुमोदन से, ये भी जरूरी है कि ऐसी कार्रवाई किसके अनुमोदन से करेगा? न्यायालय के अनुमोदन से, या अनुमति लिख लीजिए, अनुमति से। अनुमोदन मतलब न्यायालय की अनुमति से। ऐसे प्रश्न जो न्यायालय में अंतर शामिल है या न्यायालय में कोई कार्रवाई चल रही है जिसमें मानव अधिकार से संबंधित कोई प्रश्न है, अगर न्यायालय अनुमति देता है तो उन प्रश्नों की भी ये क्या कर सकता है?
उसमें मध्यक्षेप कर सकता है, यानी उनकी भी जांच आदि कर सकता है। अगला कहता है सी, कब करेगा लेकिन ये वाले प्रश्न की, इन वाले प्रश्नों की जांच तो तभी करेगा जब न्यायालय द्वारा उसको आदेश दिया जाएगा या न्यायालय की अनुमति प्राप्त होगी तभी। जो न्यायालय में अंतर शामिल है ऐसे कोई प्रश्न लंबित हैं, कार्रवाइयों और मानव अधिकारों से जुड़ी हुई है। अगला कहता है डी, सी सॉरी सी है, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध या दाखिल किए जाते हैं, वहां के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए निरीक्षण करना और उन पर सरकार को सिफारिश करना। ये क्या कह रहा है, विधि के किसी बात के होते हुए राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन कौन सी संस्थाएं हैं, राज्य सरकार के नियंत्रण अधीन, ये नियंत्रण वाली कोई भी संस्था है, नियंत्रण वाली कोई भी संस्थाएं आ सकती है, इसमें जेल भी आ सकते हैं, आपके सुधारालय भी आ सकते हैं, सुधारालय भी, एक मिनट, संप्रेषण गृह लिख लीजिए, जेल हो गया, कोई भी संस्था हो सकती है, जेल हो सकता है, संप्रेषण गृह हो सकता है, जहां लोगों को रखा जाता है। जहां लोगों को रखा जाता है तो उसकी भी किस बात के बारे में जांच कर सकता है कि व्यक्तियों को उपचार उचित मिल रहा है कि नहीं, जो सुविधाएं मिल रही हैं उनके बारे में जांच कर सकता है, उनके रहन सहन के बारे में जांच कर सकता है। इसमें लिखा है व्यक्तियों को उपचार, सुधार, इसकी जांच कर सकता है, उपचार, सुधार, इन सारी चीजों के बारे में आदि है, बहुत सारी चीजें, सुधार है, उनके रहने सीने, खाने पीने, ओढ़ने के कपड़े, उनको उपचार की व्यवस्था है या नहीं, उनको किस स्थिति में रखा जा रहा है या नहीं, इस सारी चीजों की वो क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। और जांच करने के बाद जो रिपोर्ट बनाएगा वो रिपोर्ट किसको भेजेगा, राज्य सरकार को। रिपोर्ट बनाकर किसको भेज देगा, राज्य सरकार को, वो अपनी रिपोर्ट बना करके भेज सकता है। अगला है डी, शॉर्ट में याद करना है, कोई खास नहीं, बस थोड़ा पढ़ना है, उसके बाद थोड़ा बहुत आता है, ज्यादा नहीं। डी कहता है संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का पुनर्वलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना। ये कह रहा है संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए, संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए, ये भी याद है, संविधान या मानव अधिकार, दो चीजें हैं, संविधान या मानव अधिकार के संरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए जो भी विधियां वगैरह बनाई जाती हैं उसके बारे में कह रहा है। संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का पुनर्वलोकन करना। तो जो भी विधि बनाई जाती है, विधि बनाई गई है, उनका क्या करना, विधियों का, सीधी याद रखिए, विधियों का पुनर्वलोकन करना, पुनर्विलोकन करना। पुनर्विलोकन है, कहा गया, कौन सा पॉइंट है, टी, पुनर्विलोकन करना। तो जो संविधान के अनुसार जो विधियां बनाई जाती हैं, उन विधियों में अगर मौलिक अधिकारों से संबंधित है या संविधान से संबंधित है तो उनका पुनर्विलोकन आदि करना, उसके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपाय की सिफारिश करना, और उसको कैसे लागू कराया जा सकता है, कैसे लागू कराया जा सकता है, कैसे प्रवर्तित कराया जा सकता है, प्रवर्तित कराया जा सकता है, उसके बारे में अपनी सिफारिशें आदि करना। तो जो भी विधियां संविधान के अनुसार बनाई जाती हैं या जो मानव अधिकारों से जुड़ी हुई विधियां हैं, जिनमें कोई मानव अधिकार संबंधी कोई बात होती है, तो उन विधियों का पुनर्विलोकन करना, साथ ही साथ में उसके उपाय के बारे में भी बताना कि इसको और कारगर तरीके से और अच्छे तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है, उसके बारे में क्या कहना, अपनी राय आदि देना। ये भी क्या है, इसका काम है। आगे है ई,
ई कहता है ऐसी बातों का जिसके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य हैं और जो मानवाधिकारों के उपयोग में विघ्न डालती हैं, पुनर्लोकन करना और समुचित उपचारी उपाय की सिफारिश करना। तो ये कहता है ऐसी बातें जिसमें आतंकवादी कार्य है। तो आतंकवादी कार्य है जी, सीधा लिख लीजिए आतंकवादी कार्य। तो ऐसे कोई कार्य जिसमें आतंकवादी कार्य वगैरह शामिल हैं और जो मानव अधिकारों में विघ्न डालते हैं, काय में डालते हैं, मानव अधिकार में। विघ्न मतलब बाधा डालते हैं। तो उन कार्यों का भी क्या कर सकते हैं, जो पुनर्वलोकन कर सकते हैं। इसमें लिखा है ऐसा कोई कार्य जो आतंकवाद से जुड़े हुए हैं और मानव अधिकारों के उपयोग में विघ्न डालते हैं, उनका पुनर्वलोकन करना और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना, उसका भी ये क्या कर सकते हैं, पुनर्वलोकन कर सकते हैं। उसका भी पुनर्वलोकन करेंगे और साथ ही साथ उसके उपचार के बारे में भी ये अपनी राय देंगे सरकार को कि भाई उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है या उसको और भी प्रभावी करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो उसके बारे में भी ये अपनी राय सरकार को देंगे। इसके बाद है ई, एफ। ई के बाद एफ। एफ है मानव अधिकारों से संबंधित संधियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय, क्या लिखा है, लिखितों का अध्ययन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यक्रम के लिए सिफारिशें करना। तो जो मानव अधिकारों से जुड़ी हुई संधि, सीधा संधि लिख लीजिए, संधियों, जो मानव अधिकार से जुड़ी हुई संधियां समझौते वगैरह होते हैं, संधि या समझौते, सरकार की तरफ से जो समझौते संधियां हुई हैं, कौन सी, मानव अधिकार पढ़ना इसीलिए लिखा नहीं। तो मानव अधिकार से संबंधित जो भी संधि समझौते राज्य सॉरी सरकार के द्वारा किए जाते हैं, उनको और भी कारगर रूप से कैसे लागू किया जाए उसके बारे में भी ये क्या कर सकते हैं, अपनी राय सरकार को दे सकते हैं। तो ये भी काम है इनका, जो संधि समझौते राज्य सॉरी केंद्र सरकार ने किए हैं किसी राष्ट्र के साथ द्वारा, और जो भी काय से जुड़े हुए, मानव अधिकार से जुड़े हुए हैं, तो उनको और भी कारगर तरीके से, और भी ठीक तरीके से, और भी अच्छे तरीके से कैसे लागू किया जाए उसके बारे में जी सरकार को अपनी सिफारिश कर सकते हैं। इसके बाद है जी। जी क्या कहता है, देखिए जी कहता है मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसका संवर्धन करना। तो जी मानव अधिकार के क्षेत्र में क्या करना, अनुसंधान करना, मानव क्षेत्र के संबंध में अनुसंधान करना, अनुसंधान मतलब खोज करना। अनुसंधान काय का अनुसंधान, खोज ये इस बात का करेंगे कि भाई और भी कैसे अच्छे तरीके से लागू किया जा सकता है, क्या तरीके हो सकते हैं, है ना, उन सारी चीजों के बारे में खोज करना, अनुसंधान करना, उनका संवर्धन करना। और संवर्धन ये भी इनका काम है, बस सिंपल से याद रखिए, अनुसंधान करना, काय से संबंधित, मानव अधिकारों से जुड़े हुए जो मामले हैं उनका अनुसंधान करना और भी अच्छे तरीके से उनको लागू कराना, उनका संवर्धन करना, उनकी रक्षा करना, ये सारे काम भी इनके हैं। ये एक शॉर्ट में आपको थोड़ा से पढ़ रहे हैं बस। एच आगे है समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रचार करना और प्रकाशनों, संचार, विचार माध्यमों, गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना। तो इसका प्रचार प्रसार करना और जागरूकता फैलाना, प्रचार प्रसार करना और साथ ही साथ जागरूकता, जागरूकता फैलाना, ये भी सब इन्हीं का काम है। मतलब जो मानव अधिकारों से जुड़े हुए मामले होते हैं, या कह लीजिए मानव अधिकारों के बारे में लोगों को जानकारी देना, उसके बारे में जागरूकता फैलाना और साथ ही साथ उसका प्रचार प्रसार भी करना। प्रचार प्रसार के कई तरीके हो सकते हैं, ये आप जानते हैं, कोई सभाएं गोष्ठियां कर सकते हैं, मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं, पेपरों के माध्यम से कर सकते हैं। तो वो जितने भी साधन होते हैं जो भी उचित समझे उन तरीके से ये क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। साथ ही साथ ये सभाएं वगैरह भी करते हैं, गोष्ठी वगैरह भी करते हैं, लोगों को जागरूक बनाते हैं समाज में कि भाई मानव अधिकार क्या होते हैं, क्यों उनका पालन करना जरूरी, ये सारी बातों के बारे में लोगों में एक तरीके से जागरूकता फैलाने का काम भी ये लोग करेंगे। आगे है एच के बाद आई।
आई कहता है मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को उत्साहित करना। तो जो कह रहा है गैर सरकारी संगठन भी जो लगे होते हैं, गैर सरकारी, सरकार तो करती ही है, इसके अलावा कई गैर सरकारी संगठन भी होते हैं जो मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, तो उन संस्थाओं के प्रयासों को उत्साहित करना, गैर सरकारी संगठन के जो प्रयासों को उत्साहित करना। उत्साहित करने का अर्थ होता है कि उनका मनोबल बढ़ाना और उनकी मदद करना, है ना, ताकि वो लोग और भी अच्छे तरीके से काम करें। तो जो गैर सरकार तो अपनी तरफ से करती है, इसके अलावा जो गैर सरकारी संगठन होते हैं जो मानव अधिकार के बारे में काम कर रहे होते हैं, तो उनका हौसला बढ़ाना एक तरीके से, और उनको और भी आगे बढ़ाने की कोशिश करना, तो ये भी काम है इसका। आई के बाद है जी। जे कहता है ऐसे अन्य कृत्य करना जो मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझे जाएं। संवर्धन के लिए, संवर्धन का अर्थ है उनको बढ़ाने के लिए, है ना, संवर्धन करने के लिए। जो भी मानव अधिकार से जुड़े हुए काम हैं, और भी कोई काम हो सकते हैं जो मानव अधिकार से जुड़े हुए हैं, तो उनको अन्य कोई काम कह लीजिए, जो भी बचे कुछ हैं जो मानव अधिकार से जुड़े हुए हैं, उनको बढ़ाने का काम करना, उनको बढ़ाने आदि का काम करना, ये सारे भी इनके काम है। तो एक बार ये आपको पढ़ना है, ये सारे इसके कानून है आयोग के, सिंपल से काम है। स्वप्रेरणा से या पीड़ित या उसकी ओर से या उच्च न्यायालय के निर्देश पर ये क्या कर सकते हैं, मानव अधिकारों का अतिक्रमण वगैरह जो हुआ है या उसका दुष्प्रेरण हुआ है उसकी जांच करेंगे। लोक सेवक द्वारा अगर कोई किया जाता है या लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण का निवारण करने में वो उपेक्षा की जाती है, तो उसकी ये जांच करेंगे। साथ ही साथ न्यायालय के समक्ष लंबित जो कार्रवाइयां हैं मानव अधिकार से संबंधित, अगर कोई प्रश्न और अगर न्यायालय इनको निर्देश देता है तो ये उसकी भी जांच करेंगे। राज्य सरकार के नियंत्रण में जो जेल वगैरह होते हैं, सुधारालय वगैरह होते हैं, संप्रेषण गृह वगैरह होते हैं, तो उसमें जो व्यक्ति रहते हैं उनके बारे में भी जांच करेंगे कि भाई मानव अधिकारों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, है ना। अगला जो संविधान, संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए विधियों का पुनर्वलोकन करना। जो विधि बनाई जाती है मानव अधिकारों से जुड़ी हुई, कोई विधियां या कोई ऐसी विधि है जिसमें मानव अधिकारों का हनन वगैरह हो रहा, तो उसकी भाई ये पुनर्वलोकन करेंगे, और कैसे और भी अच्छा बनाया जा सकता है, कारगर बनाया जा सकता है, उसके बारे में जो अपनी सिफारिशें सरकार को देंगे। आतंकवादी जो कार्य होते हैं अगर उनसे बाधा आती है मानव अधिकार में, तो ये उसका भी पुनर्वलोकन करेंगे, उसके बारे में भी अपनी जो एक क्या करेंगे, रिपोर्ट वगैरह बनाएंगे, और सरकार को उसके उपायों के लिए क्या करेंगे, सलाह वगैरह देंगे। संधि समझौते वगैरह हुए हैं जो देश के बीच में, उन संधि समझौते को और भी अच्छे तरीके से कैसे लागू कराया जाए उसके बारे में भी ये अपनी राय सरकार को देंगे। कोई अनुसंधान वगैरह करेंगे कि भाई कैसे और भी कारगर तरीके से मानव अधिकारों को प्रवर्तित कराया जा सकता है। प्रचार प्रसार करना भी इनका काम है। साथ ही साथ जो गैर सरकारी संगठन होते हैं उनकी हौसला अफजाई का भी काम करेंगे। अन्य कोई कार्य जो जुड़े हुए हैं मानव अधिकारों से, वो सारे काम ये लोग मानव अधिकार वाले करेंगे। ठीक है, ये सारे इनके काम है, तो ये पढ़ना है आपको एक बार। अब देखिए धारा 13 है जो जांचों से संबंधित शक्तियां हैं, मानव अधिकार वाले जो है जांच, धारा 23 इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा दे। देखिए धारा 13, धारा 13 जो जांच से संबंधित शक्तियां हैं, जांच से संबंधित शक्तियां, तो जांच से संबंधित शक्तियां हैं आयोग की। पहला इसमें क्लॉज क्या कहता है, देखिए पहला क्लॉज कहता है आयोग को इस अधिनियम के अधीन शिकायतों के बारे में जांच करते समय और विशिष्ट तथा निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी बात का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय को होती है। तो ये कह रहा है कि जब आयोग, कौन आयोग, आयोग इस अधिनियम के अधीन कोई कार्रवाई करता है, जांच से संबंधित कोई कार्रवाई करता है, तो उसे सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां होंगी। बस इतना याद रखें, काय की शक्तियां होंगी, सिविल
न्यायालय की। तो इतना याद रखना है बस एक शब्द आपको कि जब आयोग इस अधिनियम से संबंधित कोई जांच की कार्रवाई कर रहा होता है, जांच करते समय, तो उसे सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां होती हैं, जो कि एक सिविल न्यायालय शक्तियां रखता है। कौन सी जांच के अधीन रखता है या विचारण करते समय जो शक्तियां सिविल न्यायालय रखता है, वो समस्त शक्तियां इनको होंगी। कौन कौन सी होती है, सिंपल आप जानते ही हैं। पहला है, क्या कहता है, साक्ष्यों को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना। तो समन करना, साक्ष्यों को क्या करना, समन की शक्तियां होंगी, हाजिर कराने की शक्ति होगी और शपथ पर परीक्षा करने की शक्ति होगी। हाजिर कराना, हाजिर कराने की शक्ति साक्ष्यों को, और शपथ पर उनकी परीक्षा करना, शपथ पर, शपथ पर परीक्षा करना। जो सिविल न्यायालय की जो शक्तियां होती हैं, आप जानते हैं सिविल न्यायालय समन जारी कर सकता है, व्यक्ति शपथ पर उनकी परीक्षा कर सकता है। तो ये सारी शक्तियां इनको भी होंगी। कब होंगी, जब ये जांच से संबंधित अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। अगला कहता है, किसी दस्तावेज आदि को प्रकट करने के लिए कह सकता है। इसमें लिखा है, किसी दस्तावेज को प्रकट और उसे पेश करने की अपेक्षा करना। दस्तावेज को प्रकट करना, बस इतना ही लिखना काफी है। तो दस्तावेज को प्रकट करने के लिए किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है, या कह लीजिए दस्तावेज को अपने समक्ष अगर आवश्यक समझता है तो मंगा सकता है। ये सारी भी शक्ति है। शपथ पर साक्ष्य ग्रहण करना, काय पे, शपथ पर साक्ष्य ग्रहण करना। तो ये शपथ पर साक्ष्य भी ले सकता है ना, ये भी याद रखना है आपको। ये शपथ के द्वारा क्या ले सकता है, साक्ष्य भी ले सकता है। ये सारी शक्ति इसको है, जो सिविल न्यायालय को होती हैं। अगला है, किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना। तो लोक अभिलेखों की प्रति भी मंगा सकता है। लोक अभिलेख, अभिलेखों की प्रति, ठीक है, इतना काफी है। तो लोक अभिलेखों की प्रति अगर आवश्यक है तो किसी कार्यालय वगैरह से ये लोक अभिलेखों की प्रति भी अपने समक्ष मंगा सकता है, अगर आवश्यकता होती है तो। आगे है, साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना। तो कमीशन भी निकाल सकता है। कमीशन तो आप जानते ही हैं, कमीशन निकालना। कमीशन निकाला जाता है ना सिविल न्यायालय द्वारा, किसी व्यक्ति की परीक्षा करने की, कई कामों के लिए निकाला जाता है। तो उसके लिए ये भी लोग क्या कर सकते हैं, अगर इन्हें आवश्यकता है तो किसी व्यक्ति की परीक्षा करना है ना, तो उसके लिए भी ये क्या कर सकते हैं, कमीशन आदि को निकाल सकते हैं। आगे है, कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए। अन्य विषय, इसके अलावा जो अन्य विषय विहित किया जाए उसके बारे में भी ये क्या कर सकते हैं, सिविल न्यायालय की जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग कर सकते हो। तो सिंपल सी शक्तियां हैं, समन निकालना, दस्तावेजों को हाजिर करने के लिए कहना, शपथ पर परीक्षा करना, किसी व्यक्ति की लोक अभिलेख की लोक प्रतियों को मंगाना, कमीशन निकालना, और अन्य कोई कार्य जो इस अधिनियम के तहत इसे सौंपे जाए, वो सारे कार्य ये कर सकते हैं। इसके बाद इनका दूसरा क्लॉज देखिए, दूसरा क्लॉज क्या कहता है, धारा का दूसरा क्लॉज कहता है, आयोग को किसी व्यक्ति से किसी विशेष अधिकार के अधीन रहते हुए जिसका उस व्यक्ति द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दावा किया जाए, ऐसी बातों या विषयों पर इत्तला देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी जो आयोग की राय में जांच की विषय वस्तु के लिए उपयोगी हो या उससे सुसंगत हो। जिस व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा की जाए वह भारतीय दंड संहिता की धारा 176 और 177 के अर्थ में ऐसी इत्तला देने के लिए बेहद रूप से आबद्ध समझा जाएगा। ये दूसरा क्लॉज ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास, कोई आयोग को अगर लगता है कि विशेष अधिकार है के अधीन रहते हुए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दावा किया जाए, ऐसी बातों के विषय में जो इत्तला देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, मतलब कोई ऐसी बात किसी व्यक्ति के कब्जे में है, उनको लगता है कि वो इत्तला, वो जानकारी इनके काम में आ सकती है, तो ये उस व्यक्ति को क्या देंगे, जानकारी देंगे। इत्तला मतलब जानकारी, जानकारी देंगे। किस बात की जानकारी देंगे, कि जो भी दस्तावेज, जो भी चीजें उनके समक्ष उपस्थित है वो क्या करें, उनके समक्ष पेश करें। इसमें शक्तियां होंगी कि जो आयोग
की राय में जांच की विषय वस्तु के लिए उपयोगी है। कौन सी? कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी जानकारी हो सकती है उस व्यक्ति के कब्जे में है जो जांच में इस्तेमाल की जा सकती है, हो सकता है कि जांच में उसका इस्तेमाल किया जाए, उपयोगी है, ऐसा कोई जानकारी है तो ये उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, उसको जानकारी दे सकते हैं कि आप जो है आयोग के समक्ष उपस्थित हो और जो भी जानकारी आपके पास हो वो आप आयोग को दें। और ये क्या लिखा है ना आगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 176 177 के अर्थ में ऐसी इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होगा। मतलब 177 76 77 का मतलब क्या है, लोक सेवक को सूचना देना उसके बारे में। तो इस तरीके से जैसे वहां सूचना देता है वैसे ही इनको भी सूचना उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगी, देना पड़ेगी। तो ये पहले तो अब सूचना तो व्यक्ति तभी देगा ना जब उस पर तामील कराई जाएगी, उसको जानकारी होगी कि भाई लोक सेवक उसको बुला रहा है, तो उसी हिसाब से इसमें भी लागू होगा। अगर किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी सूचना, ऐसी कोई जानकारी है जो मानव अधिकारों से संबंधित है और आयोग को लगता है कि जो भी वो जांच और कार्रवाई कर रहा है उसमें वो उपयोगी हो सकती है, तो उस व्यक्ति को जानकारी देके उसको बुलाया जा सकता है और उसके जो भी कथन है वो कथन लिए जा सकते हैं। तो उसके बारे में है दूसरा। तीसरा देखिए क्या कहता है। तीसरा कहता है आयोग या आयोग द्वारा इस निमित्त विशेषतः प्राधिकृत कोई ऐसा अन्य अधिकारी जो राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से नीचे का ना हो, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 100 के उपबंधों के जहां तक वे लागू हो अधीन रहते हुए किसी ऐसे भवन या स्थान में किसी बाबत आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जांच की विषय वस्तु से संबंधित कोई दस्तावेज पाया जा सकता है, प्रवेश कर सकता है और किसी ऐसे दस्तावेज को अभिकृत कर सकेगा अथवा उसे उद्ग्रहण या उसकी प्रतिलिपियां ले सकेगा। तो 100 मतलब क्या है, तलाशी। बस इतना याद रखें, तलाशी। तलाशी भी ले सकते हैं ये, अगर किसी को लगता है किसी परिसर में, किसी घर में, तो सीआरपीसी की धारा जो जो 100 तलाशी से संबंधित है कि तलाशी किस प्रकार ली जाएगी वो वाली शक्तियां यहाँ भी इनको लागू होंगी। लेकिन किस रैंक का होना चाहिए, राजपत्रित अधिकारी। इसमें विशिष्ट प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी, या तो कोई स्पेशली कोई सशक्त किया गया वो होगा या फिर राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए, राजपत्रित, इससे नीचे का नहीं। अधिकारी किस रैंक का अधिकारी होना चाहिए, राजपत्रित अधिकारी हो सकता है या फिर विशेष रूप से सशक्त किया गया हो, विशेष पावर दिए गए हो किसी अधिकारी को, विशेष पावर दिए गए हैं ना, तो विशेष रूप से सशक्त होना चाहिए, ऐसा कोई अधिकारी हो सकता है या फिर राजपत्रित अधिकारी हो सकता है। तो इस तरीके का कोई अधिकारी है और उनको लगता है कि कोई दस्तावेज, कोई बस कोई चीज वगैरह जो भी है जो जांच में आवश्यक है और किसी व्यक्ति के कब्जे में है, तो ये सीआरपीसी की धारा कौन सी कह रहा है, 100। सीआरपीसी की धारा 100 के अनुसार क्या कर सकते हैं, उस स्थान की तलाशी आदि ले सकते हैं। 100 में जो प्रक्रिया है उसी के अनुसार, 100 में जो प्रक्रिया वो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। 100 में जो प्रक्रिया है सीधा सीधा है कि वो किसी व्यक्ति के घर में प्रवेश कर सकता है, अगर वो प्रवेश करने देता, नहीं करने देता तो दरवाजा वरवाजा खिड़की विड़की तोड़ के घुस जाएगा, जो भी दस्तावेज वगैरह वहां से ले आएगा, या उसकी प्रतिलिपि आवश्यक है तो वो प्रतिलिपि ले आएगा, है ना, या निरीक्षण करना है तो वो कर लेगा, जैसा वो समझे। तो कुल मिला के तलाशी ले सकता है अगर ऐसा कोई दस्तावेज वगैरह किसी व्यक्ति के कब्जे में है जो जांच के लिए आवश्यक है, तो राजपत्रित अधिकारी की रैंक का होना चाहिए कोई अधिकारी, या फिर विशेष रूप से कोई सशक्त किया गया अधिकारी है तो वो उस स्थान की क्या ले सकता है, तलाशी ले सकता है। तो बस इतना याद रखें, क्या कर सकता है, उसकी तलाशी ले सकता है। तीसरा। चौथा देखिए क्या कहता है। चौथा कहता है आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाएगा और जब कोई ऐसा अपराध जो भारतीय दंड संहिता की धारा 175, 178, 179, 180 या 228 में वर्णित है आयोग की दृष्टिगोचरता में या उपस्थिति में किया जाता है, तब आयोग अपराध घटित करने वाले तथ्यों तथा अभियुक्त के कथनों को अभिलिखित करने के पश्चात जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता में उपबंधित है उस मामले को ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा जिसे उसका विचारण करने की अधिकारिता है, और वह मजिस्ट्रेट जिससे कोई ऐसा मामला भेजा जाता है अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत सुनने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 346 के अधीन उसको भेजा गया हो। तो सीधा सीधा बात है, पहले तो एक चीज याद रखना है कि आयोग को क्या समझा जाएगा, ये याद रखना है आपको, सिविल न्यायालय समझा जाएगा, ये कह रहा है सिविल न्यायालय, ठीक है, समझा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखना है कि आयोग को क्या समझा जाएगा। पहले तो आपको याद रखना है कि आयोग को सिविल न्यायालय समझा
जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको याद रखेंगे आप कि आयोग को क्या समझा जाएगा, सिविल न्यायालय समझा जाएगा। दूसरा ये कहता है कि अगर कोई ऐसा मामला है जो इसमें लिखा है भारतीय दंड संहिता की धारा 175 से संबंधित है, 178, 179, 80, 228, ये लोक सेवकों से संबंधित हो और न्यायालय में जो मिथ्या कथन किए जाते हैं उससे संबंधित है। तो इस तरीके का अगर कोई मामला है तो फिर ये कह रहा है कि भाई ये क्या करेगा, ये अधिकारी, ये जो क्या कहते हैं, मानव अधिकारों का कोई अधिकारी वगैरह है, अगर इस तरीके का कोई मामला है तो वो क्या करेगा। तो ये कह रहा है कि अगर इस तरीके का कोई मामला है तो जो भी सक्षम मजिस्ट्रेट है, सक्षम मजिस्ट्रेट के पास मामले को भेजेगा। सक्षम मजिस्ट्रेट, बस इतना याद रख लीजिए, जो भी सक्षम मजिस्ट्रेट है उसके पास क्या करेगा, मामले को भेजेगा। खुद नहीं करेगा उसका निराकरण। तो जो भी सक्षम अधिकारिता वाला मजिस्ट्रेट है, तो जो सेक्शन याद रख सकते हैं वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है। 175, 178, 179, 180 और 228 वाले जो मामले हैं, अगर ऐसा कोई मामला है तो ये क्या करेगा, सक्षम अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास क्या करेगा, मामले को भेज देगा। और ये मजिस्ट्रेट कैसे कार्रवाई करेगा, जैसे उसके समक्ष मामला भेजा जाता है धारा 346 के अधीन, धारा 346 के अधीन मामला भेजा गया हो, इस तरीके से क्या करेगा, कार्रवाई करेगा। भारतीय दंड संहिता 1973 सीआरपीसी के तहत किस तरीके से कार्रवाई करेगा, धारा 346, बस इतना याद रखेंगे वो किस धारा 346 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करेगा। जैसे कि मामला उसको रेफर किया जाता है उसी हिसाब से ये क्या करेगा, कार्रवाई करेगा। कौन से कार्रवाई, कौन से मामले हैं जो 175, 178 वाले मामले हैं आईपीसी के, तो वो उसमें क्या होता, उसमें सीधा सीधा है लोक सेवकों की आज्ञा, अधिकतर आज्ञा का अवज्ञा करना, बुलाता है लोक सेवक नहीं जाना। 228 में ये है कि आपका मिथ्या कथन वगैरह करते हैं न्यायालय के समक्ष, बहुत सारे मामले हैं। तो इस तरीके के कोई मामले हैं तो उनके बारे में ये रेफर कर देगा। ठीक है, तो रेफर कर देगा और फिर जो मजिस्ट्रेट के पास रेफर किया जाएगा वो उसको 346 के तहत क्या करेगा, मामलों को ग्रहण करेगा। हालांकि ये कोई पूछा नहीं जाना, बस इतना आपको याद रखना है कि इसको सिविल न्यायालय की शक्ति होगी। दूसरा ये याद रखना है कि अगर इस तरीके के मामले हैं तो खुद निपटाएगा या रेफर करेगा, तो रेफर करेगा, बस इतना याद रखना है आपको। पांचवा क्या कहता है, पांचवा कहता है आयोग के समक्ष कार्रवाइयों को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ में तथा धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्रवाई समझा जाएगा और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है आपको। क्या कह रहा है कि आयोग के समक्ष कार्रवाइयों को भारतीय दंड संहिता की धारा 193, 193 है और 228 के तहत जो मामले हैं अर्थों में, या धारा 196 के प्रयोजन 196 भी है इसमें। 196 के प्रयोजनों में क्या न्याय, इसके समक्ष जो कार्रवाई है कैसी कार्रवाई समझी जाएगी, न्यायिक, है ना। और इसको क्या माना जाएगा, सिविल न्यायालय। यहाँ ये याद इसलिए करना है, जरूरी है, सिविल न्यायालय इसीलिए याद रखना जरूरी है कि कार्रवाइयां तो सीआरपीसी की है, लेकिन समझा क्या जा रहा है उसे, सिविल न्यायालय ही समझा जा रहा है। इसीलिए आपको ये याद रखना जरूरी है कि भले वो सीआरपीसी के सेक्शन की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ से कौन सा न्यायालय समझा जा रहा है, सिविल न्यायालय ही समझा जाएगा। तो इसीलिए इसको याद रखना जरूरी है, वरना लोग सोचे कि सीआरपीसी की बात हो रहा है तो इनको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट समझ लो या क्रिमिनल न्यायालय समझ लो। नहीं, इसको समझा क्या जाएगा, सिविल न्यायालय ही समझा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है। फैक्ट क्या है, तब जब ज्यादा हो जाता है पढ़ाई, फिर जब अगर रिवीजन नहीं करोगे तो ध्यान नहीं रहेगा कि इसे आपराधिक न्यायालय समझा जाएगा या सिविल। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है, ये आपको याद रखना है कि भले ही 193 की बात कर रहा हो सेक्शन की, या 228 की बात कर रहा हो, या 196 की बात कर रहा हो, तब भी इसे क्या नाम, कौन सा न्यायालय समझा जाएगा, इसको सिविल ही न्यायालय समझा जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, इसको सिविल न्यायालय ही समझा जाएगा। आपराधिक या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वगैरह के न्यायालय की कोई बात इसमें नहीं है। छठवां देखिए क्या कहता है, छठवां कहता है जहां आयोग ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझता, समीचीन मतलब आवश्यक समझता है, वहां वह आदेश द्वारा उसके समक्ष फाइल की गई लंबित किसी शिकायत को उस राज्य के राज्य आयोग को जिसमें इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निपटाने की शिकायत उद्भूत होती अंतरित कर सकेगा। परंतु ऐसी कोई शिकायत तब तक अंतरित नहीं की जाएगी जब तक कि वह शिकायत ऐसी ना हो जिसके संबंध में राज्य आयोग को उसे ग्रहण करने की अधिकारता ना हो। तो ये कह रहा है अंतरित, ये थोड़ा सा याद रखें, अंतरण,
अंतरण, मामले का अंतरण, ठीक है, काय का, मामले का। किसको करेगा, राज्य आयोग को, राज्य आयोग। अगर कोई ऐसा मामला है, इनको लगता है कि भाई जो राज्य आयोग से संबंधित, कुल मिला के किसी राज्य से जुड़ा हुआ कोई मामला है और उनको लगता है कि राज्य आयोग को इसमें जांच करनी चाहिए, राज्य आयोग को अगर इसमें जांच करनी चाहिए, तो जो आयोग है, केंद्रीय आयोग की बात करें, आयोग का मतलब ही केंद्रीय आयोग है, तो जो आयोग केंद्रीय आयोग है, केंद्रीय मानव अधिकार आयोग है, वो क्या कर सकता है, राज्य मानव अधिकार आयोग को क्या कर सकता है, मामले को ट्रांसफर कर सकता है या मामले को सौंप सकता है कि भैया आपका जो मामला है, और उनको लगता है कि नहीं आप ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से जांच कर सकते हैं, और वो राज्य से जुड़ा हुआ कोई मामला है, तो उस मामले को आयोग क्या कर सकता है, राज्य आयोग को भेज सकता है। लेकिन कब नहीं भेजेगा, जब उसको लगता है कि भैया राज्य आयोग को उसमें कोई शक्ति ही नहीं है, जब शक्ति नहीं होगी तो नहीं रेफर करेगा, परंतु लिखा है ना, परंतु अंतरित नहीं किया जाएगा जब तक कि शिकायत ऐसी ना हो, उसके संबंध में राज्य आयोग को उसे ग्रहण करने की अधिकारता ना हो। अगर कोई ऐसा मामला है जो जिसको राज्य आयोग ग्रहण ही नहीं कर सकता, यानी उसकी अधिकारता से परे है कुल मिला के, तो ऐसे मामलों को अंतरित नहीं किया जाएगा, है ना। और बाकी जो भी मामले हैं, उनको लगता है कि राज्य से जुड़े हुए हैं और राज्य आयोग उसमें जांच कर सकता है, ऐसा लगता है, तो उन मामलों को क्या कर सकता है, आयोग राज्य को भेज सकता। तो ये क्लॉज याद रखना आप, कौन सा, 13(6), ऐसे याद रखेंगे 13(6), मामलों को अंतरण कर सकता है 13(6) में, तो ये आप याद रखेंगे कि 13(6) के अधीन, यहाँ 13 लगा दीजिए। तो इसको पूरे को याद रखना कि 13(6) के अधीन। देखिए छोटी छोटी चीजें, आजकल कंपटीशन खड़ा हो गया, तो याद रखें कि 13 तो है ही, लेकिन 13 में कौन सा क्लॉज है, 13 में 6वां क्लॉज है, जब राज्य जो केंद्रीय आयोग है वो किसको भेज सकता है, राज्य आयोग को मामला अंतरण कर सकता है। तो याद रखेंगे 13(6) के अधीन क्या कर सकता है, मामले को अंतरित कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना 13(6) के तहत करता है, मामले को अंतरित कहाँ करता है, 13(6) के अधीन करता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसकी डेट भी याद रख सकते हैं, वैसे तो आजकल छोटी छोटी, इसमें 26 तारीख को, 26/11/2006 को जोड़ी गई ये धारा, जिस सब क्लॉज जो जोड़ा गया है 26/11/2006 को जोड़ा गया है, अंत्य स्थापित किया गया। तो ये भी पूछ सकते हैं कि भैया ये वाला क्लॉज जो है कब अंत्य स्थापित किया गया, 26/11/2006 को ये जो वाला क्लॉज है अंत्य स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, अंत्य स्थापित इसे कब किया गया, 26/11/2006 को, ठीक है। 7वां क्लॉज और देखिए इसका लास्ट, 7वां क्लॉज कहता है, उपधारा 6 के अधीन अंतरित की गई प्रत्येक शिकायत पर राज्य आयोग द्वारा ऐसे कार्रवाई की जाएगी और उसका निपटारा किया जाएगा मानो वह शिकायत आरंभ से उसके समक्ष फाइल हो। ये तो कॉमन सी बात कह रहा है कि जब कोई मामला राज्य आयोग को पहुंच जाता है, डिलीवर हो जाता है, उससे कैसे शिकायत, कैसे कार्रवाई करेगा, एक मिनट सर 23 इसमें दिखा रहा सर, क्षेत्रपाल वाली बुक में सर। क्या कह रहे हैं, और सॉरी डेट जो 23 है, गड़बड़ हो गया, चलिए 23/11/2026, सॉरी 26 नहीं है, 23 है, 23 नवंबर 2006, 23 नवंबर 2006, 26 नहीं है, 23 नवंबर 2006। तो ये याद रखना आपको, ये अंत स्थापित किया गया है 23 नवंबर 2006 को, तो 23 नवंबर ही है ये, 26 नहीं है, 23 नवंबर 2006 को क्या किया, ये अंत स्थापित किया गया। जो तो याद रखना, ये पूछा जा सकता है। और 6वां क्लॉज आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। 7वां क्लॉज कोई खास है नहीं, 7वां क्लॉज तो ये कहता है जैसे मामला रेफर हो जाता है तो राज्य आयोग ऐसे ही कार्रवाई करेगा जैसे मूल रूप से वो कार्रवाई करता है, जैसे कि मामला प्रारंभ से ही उसके पास हो, ठीक है। तो 7वां कहता है राज्य आयोग को जब मामला पहुंच जाता है तो राज्य आयोग कैसे कार्रवाई करेगा, जैसे कि उसने ही मामले को ग्रहण किया हो और उससे पे पहले से मामला हो। तो ये याद रखना, ठीक है। अब देखिए अगला, अगला देखिए धारा 14, धारा जो 14 है वो है अन्वेषण, जांच, अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन है ये, इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है। देखिए इसमें क्या है, इसमें पहला क्लॉज देखिए, पहला क्लॉज क्या कहता है इन्वेस्टिगेशन में, पहला कहता है आयोग जांच से संबंधित कोई अन्वेषण करने के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार की सहमति से
केंद्र सरकार या उस राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा। सिंपल सी बात कह रहा है कि आयोग जांच से संबंधित कोई अन्वेषण करता है, जांच से संबंधित कोई अन्वेषण करता है, जांच से संबंधित, जांच से संबंधित अगर कोई अन्वेषण कर रहा है, अन्वेषण मतलब खोजबीन कर रहा है, कोई जांच चल रही है उसकी, उसको खोजबीन करना है, तो वो खोज वगैरह कर रहा है किसी मामले की, अन्वेषण कर रहा है, तो क्या करेगा, अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार की सहमति से केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग करेगा। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की अनुमति से, ये याद रखेंगे, केंद्र और राज्य दोनों लिख दीजिए, केंद्र जैसी भी स्थिति हो या राज्य की अनुमति से। कुल मिला के केंद्र और राज्य की अनुमति से जो केंद्र या राज्य की जो भी संस्थाएं होती हैं जो अन्वेषण करती हैं, उनकी ये क्या कर सकता है, मदद आदि ले सकता है, उनका ये क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। केंद्र की हो सकती है, राज्य की हो सकती हैं, जो अन्वेषण एजेंसियां होती हैं या अन्वेषण से जुड़ी हुई जो भी चीजें होती हैं अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए, अर्थात केंद्र या राज्य सरकार की किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण, कोई अधिकारी जो अन्वेषण करते वगैरह हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। अन्वेषण अधिकारी, अन्वेषण अधिकारी, अधिकारी, अन्वेषण अधिकारी या अभिकरण लिख लीजिए, अभिकरण, अभिकरण होते हैं, उनकी क्या कर सकते हैं कि मदद ले सकते हैं या उनकी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, सहायता या मदद ले सकते हैं, या कह लीजिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। ठीक है, तो उनका ये सहायता ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, या कह लीजिए उनका ये इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी अन्वेषण एजेंसियां होती हैं या अन्वेषण अधिकारी होते हैं केंद्र के और राज्य की अनुमति से, है ना, तो ये उनकी क्या कर सकते हैं, मदद आदि ले सकते हैं जब इनको जरूरत होती है तब। दूसरा, जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करने के प्रयोजनों के लिए कोई ऐसा अधिकारी या अभिकरण जिसकी सेवाओं का उपधारा 1 के अधीन उपयोग किया जाता है, आयोग के निर्देश और नियंत्रण के अधीन रहते हुए। अब जिनकी सेवाएं का जो क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, या जिनकी सहायता ले रहे हैं, या जिनकी सेवाएं ले रहे हैं, वो आयोग के अधीन रहते हुए क्या क्या कार्रवाई कर सकता है, दूसरे में बताया। पहला, वो अधिकारी कर्मचारी जो भी है या अभिकरण वगैरह है, आयोग के अधीन रहते हुए क्या क्या कार्रवाई कर सकता है। पहला कहता है किसी को समन कर सकेगा, हाजिर करा सकेगा, उसकी परीक्षा कर सकेगा। सिंपल सी बात है, समन अकेला लिख लीजिए, समन कर सकता है, समन में हाजिर वगैरह वो सब आ जाएगा, तो समन कर सकता है, हाजिर करा सकता है, या उस व्यक्ति के क्या कर सकता है, परीक्षा वगैरह कर सकता है। समन कर सकता है, हाजिर करा सकता है किसी व्यक्ति को, या उसकी परीक्षा कर सकता है। आयोग के अधीन रहते, जैसा कुल मिला के इनको आयोग निर्देश देता है उसके अधीन रहते हुए ये क्या कर सकता है, अन्वेषण अधिकारी व्यक्ति को क्या कर सकता है, बुला सकता है, कुल मिला के इन्फॉर्मेशन करके उसको बुला सकता है और उसकी परीक्षा आदि कर सकता है। किसी दस्तावेज को प्रकट किए जाने की अपेक्षा कर सकता है, दस्तावेज वगैरह है, दस्तावेज को प्रकट करा सकता है या उपस्थित करा सकता है, कुछ भी कह लीजिए, तो दस्तावेज को प्रकट करा सकता है या अपने समक्ष उपस्थित करा सकता है, कई बात है ना, तो कॉमन सी है जो पहले पढ़ चुके हैं। आगे है, किसी कार्यालय में किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा कर सकेगा, तो लोक अभिलेख वगैरह है, लोक अभिलेख वगैरह है, अगर आवश्यक है किसी कार्यालय से जुड़ा हुआ कोई लोक अभिलेख वगैरह, तो उसको भी अपने समक्ष क्या कर सकता है, मंगा सकता है, जो भी जांच में आवश्यक हो उन सारी चीजों को। तो सिंपल सी है। तीसरा देखिए, अब तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है धारा 15 के उपबंध किसी ऐसे अधिकारी या अभिकरण के समक्ष किसी सेवाओं का उपधारा 1 के अधीन उपयोग किया जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन के संबंध में लागू होते हैं। तो ये क्या कह रहा है, धारा 15 के उपबंध, धारा 15 के उपबंध आगे लिखा है, आयोग के समक्ष व्यक्तियों के कथन, कथनों से संबंधित हैं। तो ये कह रहा है धारा 15 के कथन ऐसे ही लागू होंगे जैसे वो आयोग को लागू होते हैं। धारा 15 के कथन, धारा 15 के कथन कैसे लागू होंगे जैसे आयोग को लागू होते हैं, आयोग को लागू होते हैं।
उसी तरीके से वो अधिकारी कर्मचारी जो कथन वगैरह ले रहा है उस पर भी वही बात है लागू होंगी। जो 215 अपन आगे पढ़ेंगे तो उन पर भी ये उसी तरीके से ये लागू होंगे। अगला कहता है इसका चौथा, जिस अधिकारी या अभिकरण की सेवाओं का उपयोग उपधारा 1 के अधीन किया जाता है वह जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करेगा और उस पर आयोग को ऐसी अवधि के भीतर जो आयोग द्वारा निमित्त निर्दिष्ट की जाए रिपोर्ट करेगा। तो ये क्या कह रहा है, जब ये जांच कर लेगा तो ये क्या करेगा, ये अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। जितनी भी समय अवधि आयोग ने इनको दी हो उस समय अवधि के भीतर ये क्या करेगा, अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट किसको भेज देगा, आयोग को भेज देगा। किसको भेज देगा, आयोग। आयोग इनसे जांच करा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है आयोग को ये क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट जो भी इसने जांच वगैरह की है, जांच वगैरह करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करेगा। कितनी अवधि में करेगा, जितनी अवधि आयोग ने इनको दी हो उतनी अवधि के भीतर ये क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और आयोग को भेज देगा। सिंपल सी है। अब देखिए पांचवा, एक तरीके से प्रोसीजर जैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, बाकी कुछ है नहीं, छोटी मोटी बातें हैं। देखिए पांचवा क्या कहता है, उपधारा 4 के अधीन उसे दी गई रिपोर्ट में कथित तथ्यों के और निकाले गए निष्कर्षों के यदि कोई हो सही होने के बारे में अपना समाधान करेगा और उस प्रयोजन के लिए आयोग ऐसी जांच जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति की या उन व्यक्तियों की परीक्षा है जिससे या जिन्होंने अन्वेषण किया हो या जिसमें सहायता की हो कर सकेगा जो वह ठीक समझे। ये क्या कह रहा है, उपधारा 4 के अधीन उसे दी गई रिपोर्ट में कथित तथ्यों के निकाले गए निष्कर्ष वगैरह, ये तो आप जानते ही हैं। कोई भी रिपोर्ट जब भेजी जाती है, कोई भी रिपोर्ट भेजी जाती है तो उसमें जो भी तथ्य सामने आते हैं, जो भी अधिकारी वगैरह उससे जुड़ा होता है वो क्या करता है, अपने एक निष्कर्ष निकालता है कोई भी तथ्य के बारे में जो भी उन्होंने जांच वगैरह की है। तो इसी तरीके की ये बात कह रहा है यहाँ कि जो भी रिपोर्ट वगैरह इनके द्वारा भेजी जाएगी, जो उन तथ्यों पर अपना जो भी अधिकारी है वो क्या करेगा, निष्कर्ष आदि भेजेगा। निष्कर्ष क्या होता है, निष्कर्ष निकालता है कि भाई जो जांच की है वो सही है, लग रही है उसके हिसाब से गलत है, सही है, झूठी है, जो भी है, जो भी निष्कर्ष निकले हैं वो सारे निष्कर्षों के बारे में वो क्या करेगा, अपने कथन आदि करेगा। बाकी कोई इसमें डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 15वां, देखिए सेक्शन इधर लिख लीजिए, धारा 15 क्या कहता है। धारा 15 देखिए क्या कहता है। धारा 15 कहता है आयोग के समक्ष व्यक्तियों के कथन। ये देखिए आयोग के समक्ष, किसके समक्ष, ये याद रखना सेक्शन, आयोग के समक्ष किनके कथन, व्यक्तियों के कथन। ये आपको याद रखना है सेक्शन, इसको याद रखना है कि आयोग के समक्ष कथन कौन सी धारा में की जाते हैं। तो ये याद रखना है इस धारा को, इसको टिक कर लीजिए आप, याद रखना है ये धारा आपको, ठीक है ना। अन्वेषण से संबंधित धारा भी पूछी जाएगी, ये भी याद रखना है। धारा 14 और धारा 15 दोनों की दोनों धाराएं आपको क्या करना है, धाराएं भी याद रखना है। बाकी तो ये कॉमन है, ये तो आप सीआरपीसी आपने पढ़ी होगी तो वही चीजें हैं, कोई खास नहीं है, बस लिखा हुआ है। बाकी आप अन्वेषण धारा याद रखेंगे, धारा 14 में अन्वेषण है और धारा 15 में क्या है, आयोग के समक्ष कथन है। अन्वेषण कौन करता है, अन्वेषण आयोग जो जी क्या कहते हैं, अन्वेषण अधिकारी या अन्य कोई एजेंसी हो सकती है, केंद्र सरकार की हो सकती है, राज्य सरकार की हो सकती है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार की अनुमति से अभिकरण के द्वारा, एक अभिकरण के जो आयोग है उसके द्वारा कराई जाती है। किसके द्वारा, कौन करता है, अन्वेषण अधिकारी करता है या कोई अन्य जो अभिकरण हो सकते हैं, जो एजेंसियां हो सकती हैं जो अन्वेषण आदि करती हैं, केंद्र और राज्य सरकार की जो एजेंसियां होती हैं उनके द्वारा कराई जा सकती है। किसकी अनुमति से, ये याद रखना है, केंद्र या राज्य सरकार की अनुमति से। जैसी भी स्थिति हो, केंद्र का मामला होगा तो केंद्र सरकार की अनुमति से, राज्य का मामला हो तो राज्य सरकार की अनुमति से आयोग के द्वारा क्या कराया जा सकता है, उसमें अन्वेषण कराया जा सकता है ये कराया जा सकता है। ये आपको याद रखना, सेक्शन याद रखना है। 14 अन्वेषण से संबंधित है और 15 जो है आयोग के समक्ष जो व्यक्ति होते हैं उनके कथन आयोग के द्वारा लिए जाने से संबंधित है। सेक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए 15 क्या कहता है, आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन के सिवाय उसे किसी सिविल या दंडिक कार्रवाई के अधीन नहीं करेगा या उसमें उसके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है भैया कि जब कोई, इसमें लिखा है आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा
किया गया कोई कथन, ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन के सिवाय, मतलब मिथ्या साक्ष्य देता उसको छोड़ के उसका तो कार्रवाई होगी जैसे न्यायालय में करती है, वो वाली बात है। मिथ्या साक्ष्य देने के सिवाय मतलब झूठा साक्ष्य देता उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो सकती है कि भाई झूठा साक्ष्य दिया इनके समक्ष, उसको छोड़कर अन्य जो भी वो कथन करता है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अन्य जो अभियोजन उसे किसी सिविल या दांडिक कार्रवाई के अधीन नहीं करेगा या उसके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट, सिविल या दांडिक दांडिक कार्रवाई में प्रयोग नहीं किए जाएंगे, ये याद रखना है, नहीं किए जाएंगे। या कह लीजिए कि उसके विरोध में इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, जो भी कथन उसने किया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि जब भी कोई आयोग के समक्ष कोई कथन कोई भी व्यक्ति करता है तो जो कथन उसने किए हैं उसके विरोध में इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, चाहे वो सिविल कार्रवाई हो चाहे वो दांडिक कार्रवाई, उसके विरोध में इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, ये याद रखना है आपको, उसके विरोध में इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई आयोग के समक्ष अपने कथन करता है तो जो उसकी कथन है उसके विरोध में इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, चाहे वो सिविल कार्रवाई हो चाहे वो दांडिक कार्रवाई। हाँ, वो मिथ्या कथन करता है तो उसके लिए उसका विचारण हो सकता है, किस वजह से कि इन्होंने, क्योंकि उसको न्यायालय माना जा रहा है, सिविल न्यायालय माना जा रहा है, अब आप मिथ्या कथन करेंगे तो उसकी जांच हो सकती है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन उसके खिलाफ अन्य कोई कार्रवाइयों में जो कथन यहाँ किए हैं वो उसका मतलब है अन्य कोई कार्रवाइयों में, ऐसा नहीं कि यहाँ के कथन उठा के कहीं और दूसरी जगह पेश करके ये बोले कि साहब इसने कबूल किया था यहाँ आयोग के सामने, तो इस तरीके का कोई मैटर नहीं होगा यहाँ। उसके जो सिविल या दांडिक कार्रवाई में उसने जो भी कथन किए हैं किसी भी अन्य न्यायालय में उसके खिलाफ सिविल या दांडिक कार्रवाई में इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। हाँ, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए जरूर उसके कथन किए जा सकते हैं कि भाई इन्होंने झूठे दिए थे, आपने ये बोला था ये बात नहीं, तो उसके बारे में उसका विचारण हो सकता है, वो एक अलग चीज हो जाती है मिथ्या कथन देना। और बाकी अन्य कार्रवाइयों में कि यहाँ के कथन, मान लो यहाँ ये आयोग में कार्य हुए, आपका ये न्यायालय में कोई बात चल रहा है, आप आयोग की कार्रवाई उठा के यहाँ पेश करो कि साहब इन्होंने वहां ये बात कही थी, तो ऐसा बात आप पेश नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये कह रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। परंतु जुड़ा है इसमें एक परंतु, परंतु क्या कहता है देखिए, परंतु क्या कहता है, परंतु कहता है ए है इसमें, ऐसे प्रश्न के उत्तर में किया जाता है जिसका उत्तर देने के लिए उससे आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए, दूसरा जांच की विषय वस्तु से सुसंगत है। तो ये कौन से प्रश्न है जो आयोग उनसे करता है, ये कह रहा है परंतु तब ऐसा कथन ऐसे प्रश्न के उत्तर में दिया जाए जो उत्तर देने में उसकी आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए। तो आयोग द्वारा अपेक्षा की जाती है, आयोग उनसे मांग अपेक्षा की जाती है, ऐसा कोई कथन जो आयोग ही इनसे पूछता है, आयोग के द्वारा इनसे पूछा जाता है और जो आयोग के पूछने पे वो कथन को स्पष्ट करते हैं या बताते हैं, या जो जांच की विषय वस्तु से सुसंगत है, जांच से जुड़ा हुआ है, सुसंगत है, कोई इस तरीके का कोई मैटर है जो जांच से क्या है, परंतु ये तब ऐसा कथन जब वो जांच से सुसंगत आदि है। तो ये तो सिंपल है, इसमें भी कोई खास नहीं है। अब देखिए 16 और देख लीजिए, यहां से मिटा दें इसको, चलिए मिटा दीजिए। 16 और देखिए, धारा 16, धारा 16 जो है उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य, प्रतिकूल प्रभाव, उन व्यक्तियों की सुनवाई, ये कह रहा है उन व्यक्तियों की, उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, तो जिन व्यक्तियों पर कुल मिला के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उन व्यक्तियों को भी सुनने के बारे में कहता है धारा 16। धारा 16 कहता है यदि जांच के किसी अनुक्रम में, जब जांच चली उसके किसी भी प्रक्रम में, पहला कहता है ए
आयोग किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है। किसकी, काय की जांच, आचरण की, आचरण की। तो आयोग किसी के व्यक्ति का जो आचरण है उसकी जांच करना आवश्यक समझता है। आचरण मतलब वो कैसा व्यक्ति है, किस तरीके का व्यक्ति है, उसकी जांच आदि करना आवश्यक समझता है, तो उसकी जांच की जा सकती है। तो इसमें आवश्यक समझता है, या दूसरा कहता है बी, आयोग की यह राय है कि जांच में किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभव है। उनको लगता है किसी ख्याति, ख्याति मतलब उसकी प्रतिष्ठा, ख्याति मतलब प्रतिष्ठा, कि ऐसी कोई जांच कर रहा है जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर, है ना, उसके सम्मान पर क्या लगता है कि कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इस तरीके का कोई बात है, तो वह उस व्यक्ति को जांच में सुनवाई और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देगा। तो उस व्यक्ति को जिसकी प्रतिष्ठा पर, या जिस व्यक्ति के आचरण की, किसी अन्य व्यक्ति के आचरण की जांच कर रहा है, और जब आचरण की जांच कर रहा है तो उनको लगता है कि किसी व्यक्ति की ख्याति पर या प्रतिष्ठा पर आंच पड़ सकती है, तो जिस व्यक्ति की भी ख्याति या प्रतिष्ठा पर उनको लगता है कि जांच पड़ सकती है, तो उसको भी साक्ष्य में सुनेगा। कुल मिला के उसको भी साक्ष्य में क्या कर सकता है, साक्ष्य में सुनने का अवसर दे सकता है, सुनने का, वो अपना क्या रख सकता है, सुनने का अवसर। मतलब उसको भी सुनेगा कि भैया आप भी आ जाओ, आप भी बताओ कि भाई ये जो आप, चूंकि उससे जुड़ा हुआ, उनकी प्रतिष्ठा पे, उस पर कोई क्या है, गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो उन व्यक्तियों से वो कह सकता है कि आप आके अपना क्या रख सकते हैं, तर्क जो भी आप देना चाहें अपने बचाव में, आपकी जो क्यों क्यों किस बचाव में, ये प्रतिष्ठा से संबंधित जुड़ी हुई, कोई आचरण से संबंधित जुड़ी हुई कोई बात है, तो उस पर ये लोगों को सुना जा सकता है। जिसकी प्रतिष्ठा या आचरण पे आक्षेप हो रहा है, तो उस व्यक्ति को भी ये क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको भी मौका दे सकते हैं, परंतु युक्तियुक्त अवसर देगा। परंतु लिखा, परंतु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जा रहा हो। ये कह रहा है, परंतु एक अपवाद है कि भैया विश्वसनीयता के वाले मामलों में, जहां विश्वसनीयता पे आक्षेप किया जाता है उस मामले में लागू नहीं होगी। मतलब क्या, मतलब जब किसी साक्षी को परखना होता है ना, कि वो इस बात की जांच कर रहा हो आयोग कि भैया ये साक्षी जो है विश्वास के योग्य है या नहीं है, इस बारे में अगर जांच कर रहा है, तो फिर वो साक्ष्य दूसरे व्यक्ति की नहीं सुनेगा। बाकी जो मामले हैं उनमें अगर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव वगैरह पड़ रहा है, तो कुल मिलाकर उसको सुनवाई का मौका दिया जा सकता है, उसको सुना जा सकता है। अपने बचाव में वो अपने जो भी है प्रतिष्ठा वगैरह जो भी हो, उसके बारे में बचाव कथन प्रस्तुत कर सकता है। बाकी जो अध्याय 4 है, ये अपन कल देखेंगे, अध्याय 4। ठीक है, एक मिनट।